2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान वान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। तो अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन करेंगे। ये तीसरी बार होगा जब वाराणसी से फिर से दमखम के साथ पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी रण में होंगे। आपको बता दें कि 2014 में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन किया था। ऐतिहासिक 4 लाख से ज्यादा वोटों से पीएम मोदी जीते थे। 2019 में एक बार फिर से पीएम मोदी ने जीत दर्ज की थी और ये तीसरी बार होने जा रहा है जब जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पीएम मोदी आज वाराणसी से पर्चा दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि वाराणसी में 1 जून को वोटिंग होनी है। उससे पहले यानी आखिरी चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने विशेष तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें बीते दिन हमने देखा था किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने भव्य रोड शो वाराणसी में किया। इस रोड शो के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी के साथ दिखे। साथ ही आज सुबह अपने दिन की शुरुआत पीएम मोदी ने गंगा आरती और गंगा पूजन के साथ की। मां गंगा का आशीर्वाद लिया और एक बार फिर से ताकि जीत की हैट्रिक पीएम मोदी वाराणसी से लगा सके, इसके लिए मां गंगा का उन्होंने आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने गंगा आरती से की। इसके बाद पीएम मोदी ने क्रूज शिप का जायजा लिया क्योंकि क्रूज शिप जो पर्यटन को वाराणसी में बढ़ावा मिल सके, इसको देखते हुए पीएम मोदी ने वाराणसी में क्रूज शिप की शुरुआत की थी और इसी को देखते हुए क्रूज शिप का जायजा लिया, गंगा आरती की। उसके बाद बाबा काल भैरवनाथ मंदिर पीएम मोदी पहुंचे, वहां तैयारियां पूरी है। तो पीएम के नामांकन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 12 राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें पुष्कर सिंह धामी, मोहन यादव, नीतीश कुमार का हालांकि अब समाचार मिला है कि वो शायद आज के कार्यक्रम में शामिल ना हो पाए। हालांकि उनके इस सब के बावजूद तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, पुष्कर सिंह धामी हो या फिर मोहन यादव हो, भजनलाल शर्मा हो, विष्णुदेव साय हो, प्रमोद सावंत हो, जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मुख्यमंत्री हैं, वो सबके सब कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गज चेहरे भी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। एनडीए के जो सहयोगी दल है उनसे जो दिग्गज चेहरे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, अनुप्रिया पटेल हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 प्रस्तावकों के नाम भी तय हो चुके हैं। गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद और संजय सोनकर, ये वो 4 नाम हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावक बनाया गया है। पीएम मोदी से चर्चा के बाद ये नाम फाइनल हुए। प्रस्तावकों में अगर आप जातीय समीकरण देखें तो 2 ओबीसी नाम शामिल हैं, 1 दलित और 1 ब्राह्मण नाम शामिल है। तो ये तब की तस्वीरें हैं जब क्रूज शिप में पहुंचे थे पीएम मोदी और क्रूज शिप का जायजा लिया था। हल्की सी एक छोटी सी यात्रा उन्होंने क्रूज शिप की थी क्योंकि क्रूज शिप के जरिए ज्यादा से ज्यादा जो पर्यटक है वाराणसी पहुंचे और वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए क्रूज शिप की यहां से शुरुआत की गई थी। तो गंगा आरती की पीएम मोदी ने, मां गंगा का स्मरण किया, मां गंगा को नमन किया, मां गंगा का पूजन किया और उसके बाद मां गंगा के आशीर्वाद के साथ अब अपने आगे के कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी आगे बढ़ चुके हैं। ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रियम, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन रोड शो किया, भव्य तस्वीरें, जनता का सैलाब वहां पर दिखा, उसके बाद आज मां गंगा का आशीर्वाद लिया और 2014 में भी उन्होंने ये चीज कही थी, ना मैं यहां आया हूं, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने मां गंगा के आशीर्वाद के साथ की। उसके बाद
बाबा भैरवनाथ के धाम वो जाएंगे, वहां उनसे आशीर्वाद लेंगे और फिर उसके बाद नामांकन। बिल्कुल भैया, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर सांसद के तौर पर जो है वहां पे प्रत्याशी के लिए तीसरी बार नामांकन करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बार उनको पूरी उम्मीद है कि वो जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे। कल आज नामांकन से पहले कल उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया, तकरीबन 4 घंटे तक ये रोड शो चला था, जिसमें लाखों की संख्या में जो लोग थे वो उनका अभिवादन करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन स्वीकार किया और कहीं ना कहीं और जो भीड़ थी उसमें केवल ऐसा नहीं कि वाराणसी के लोग थे या उत्तर प्रदेश के लोग थे, अन्य राज्यों के भी लोग आकर पहुंचे हुए थे और वो एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखना चाह रहे थे। आज भी जब उनके नामांकन की शुरुआत होने जा रही है, नामांकन किसी भी प्रत्याशी के लिए एक बहुत ही विशेष अवसर होता है जब वो नामांकन करने जाता है और इसीलिए उसको भव्य, उसको अद्भुत बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी कह सकते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाकर जो तैयारियां हैं उनको किया हुआ है। आज इस नामांकन में करीब 10 से 12 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके साथ में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वो उनके साथ में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले आज वो दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे, वहां पर पहुंचकर उन्होंने गंगा पूजा की, उसके बाद वहां पे आरती करी और उसके बाद क्रूज से जायजा लेते हुए नमो घाट तक गए और अब वहां से वो काल भैरव जाएंगे। काल भैरव चूंकि उनको वाराणसी का कोतवाल कहा जाता है और माना जाता है कि अगर कोई भी कार्य करना है तो पहले आपको उनसे अनुमति लेनी होती है। तो नामांकन से पहले अनुमति लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो काल भैरव के द्वार पर पहुंचेंगे, वहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे और उनसे अनुमति लेंगे अपने नामांकन की और उसके बाद वहां से वो सीधे अपने पूरे दल के साथ में जो है वो नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और वहां पर जाकर आज अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल करेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से चुनाव लड़ना केवल एक नंबर ऑफ सीट नहीं बल्कि एक मैसेज है पूरा और तीसरी बार वही सीट से लड़ना, चूंकि उनको भरोसा है उन्होंने जो कार्य किए हैं, चाहे वो एक सांसद के तौर पर वाराणसी को लेकर हो या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर पूरे राष्ट्र के लिए हो। उनको भरोसा है कि जनता फिर से उनको अपना आशीर्वाद देगी और फिर से उनको जो है वो दिल्ली के उच्च सदन तक जो है वो पहुंचाएगी और इसीलिए आज जो प्रधानमंत्री के होते हुए भी लेकिन तीसरी बार लगातार कह सकते हैं कि वाराणसी पहुंचे हैं और वहां से वो बिल्कुल। और प्रियम, यही वजह है कि 2014 में वडोदरा छोड़ पीएम मोदी काशी के साथ जुड़ गए थे, लेकिन अगर हम देखें 2014 में जिस तरह से ऐतिहासिक जीत 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे पीएम मोदी, 2019 में फिर से जीते और अब 2024 में अगर इस लड़ाई को देखें, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कांग्रेस से अजय राय और जिस तरह से बीते दिन हमने रोड शो में जो जन सैलाब देखा, क्या दर्शाता है वो? देखिए, साफ तौर पर यह वाराणसी की सीट जो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनी गई है वो ऐसे नहीं चुनी गई, वो ऐसा नहीं कि एक सीट उठा लिया। वाराणसी का अपना एक इतिहास रहा है, वहाँ की जो अध्यात्म रहा है उससे लाखों लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और उसका मैसेज वाराणसी जो है वो केवल ऐसा नहीं कि वाराणसी के लोगों से जुड़ी हुई है या उत्तर प्रदेश के लोगों से जुड़ी है, बल्कि वाराणसी से जो लगाव है, जो जुड़ाव है वो साउथ इंडिया तक पूरा जाता है और कहीं ना कहीं इसीलिए वाराणसी की सीट को जो है पहली बार भी 2014 में इसी को ध्यान में रखते हुए चुना गया था, क्योंकि वो एक विरासत के तौर पर मानी जाती है वाराणसी और जिस तरीके से उसका आध्यात्मिक महत्व है और बीजेपी जिस तरीके से सनातन को मानती है, जिस तरीके से वो हिंदू धर्म को लेकर आगे बढ़ती है, तो उसका एक बड़ा ब्रॉड मैसेज वहां से देने की कवायद है और इसीलिए अगर आप देखें तो वाराणसी की सीट को 2014 में चुना गया था, 2019 में चुना गया, 24 में भी वो फिर जा रहे हैं। तो इन सबके जरिए एक मैसेज है और मैसेज इसलिए है क्योंकि वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां से कहीं ना कहीं सभी का जुड़ाव है। बाबा विश्वनाथ की नगरी मानी जाती है, देश विदेश से जो लोग हैं, जो उनके भक्त हैं, वो वहां पर आते हैं और वाराणसी से जब प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो सीधे तौर पर वो उन भक्तों से भी जुड़ते हैं जो भगवान बाबा विश्वनाथ के साथ में जुड़ते हैं और इसीलिए एक मैसेज जो है वो पूरे देश के अंदर जाता है और इसकी का साफ तौर पर बीजेपी चुनावी फायदा भी उठाती है और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसीलिए पूरा इतना प्रयास किया गया, इतनी मेहनत करी गई। कल जो रोड शो किया गया उसमें देखिए लाखों की संख्या में लोग जुड़े, 4 घंटे तक वो आम लोगों के बीच में रहे और इसके अलावा आज भी जब वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं तो उस समय भी आप देखिए तो लोग जो है वाराणसी में जो तस्वीरें दिख रही हैं, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए, लोगों में खासा उत्साह पीएम मोदी के नामांकन को लेकर और यहाँ वाराणसी से एक बड़ा संदेश जो है पीएम मोदी का देने की कोशिश, क्योंकि पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जा रही है। प्रियम, आप बने रहिएगा, आगे भी चर्चा करेंगे आपके साथ। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से नामांकन करने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता वाराणसी कलेक्ट्रेट
पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो दिग्गज हैं वो तमाम दिग्गज कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंच चुके हैं, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके जो दिग्गज चेहरे हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके जो दिग्गज है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज पूरी तरह से पूरे दमखम के साथ पीएम नरेंद्र मोदी आज यहां से नामांकन करेंगे और नामांकन को देखते हुए इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य रूप देने के लिए तमाम दिग्गजों का आज यहां जमावड़ा होने वाला है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से अमित शाह, जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं, साथ ही जो एनडीए के जो सहयोगी दल है उनके जो दिग्गज हैं वो पहुंच चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रियम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रियम, जिस तरह से आज का ये जो नामांकन का कार्यक्रम है इसे भव्य और दिव्य रूप देने के लिए तैयारियां पूरी है। 12 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, साथ ही जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके जो दिग्गज चेहरे हैं, चिराग पासवान हो, अनुप्रिया पटेल हो, या जिस तरह से ओपी राजभर हो, संजय निषाद हो, तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा। तो किस तरह से इस कार्यक्रम को और दिव्य और भव्य रूप देने की कोशिश? देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर इस बार भी जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी का ही है और इसीलिए कहीं ना कहीं उनके नामांकन को बीजेपी ऐतिहासिक और कहीं ना कहीं इतना महत्वपूर्ण बना रही ताकि उसके जरिए मैसेज जाए बचे हुए जो 3 चरण हैं उनको लेकर। और इसीलिए आज जब उनका नामांकन पत्र दाखिल होने जा रहा तो हर कोई उनका जो बड़ा चेहरा है बीजेपी का वो उनके साथ में मौजूद होगा, चाहे वो अमित शाह की आप बात कर लें, चाहे फिर आप वो राजनाथ सिंह की बात कर लें, या फिर बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं आप उनकी बात करें, वो सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ का पहुँचने का सिलसिला जो है वो जारी है। केंद्रीय कई मंत्री जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो सहयोगी दल हैं उनके जो प्रमुख हैं वो पहुंचे। तो हर कोई इस लम्हे का साक्षी बनना चाहता है और कहीं ना कहीं इस सब के जरिए बीजेपी अपना एक शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं करती हुई नजर आ रही है। और वो एक मैसेज है बची हुई 3 चरणों की जो सीटें हैं उनको लेकर के अभी बीजेपी की तैयारियां किस लेवल पर हैं, किस तरीके से आगे की क्या रणनीति है। जरूर INDI गठबंधन की तरफ से अजय राय, चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं यूपी में, उनको वहां से मैदान में उतारा गया है। लेकिन जिस तरीके से आप तैयारियां देखेंगे चुनाव की, आम लोगों की आप लाइनें देखेंगे सड़कों पे जो तस्वीरों में दिख रही है, अन्य राज्यों से लोग आए हैं तो सिर्फ एक झलक को पाने के लिए। नामांकन किसी प्रत्याशी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसके राजनीतिक करियर का, और इसीलिए आज जब वो तीसरी बार बतौर वाराणसी से अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर कोई उस लम्हे का भी जो है वो साक्षी बनना चाहता है। इसीलिए इतनी जो तपिश हो रही है, मौसम में इतनी गर्मी, लेकिन सबके बावजूद लोग सड़कों पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को लिए, इस बात को लिए। जनता का काफी ज्यादा प्रेम देखने को मिलता है पीएम मोदी के प्रति। ये हमने देखा जब भी पीएम वाराणसी पहुंचते हैं जो जन सैलाब उनके साथ दिखता है, और कल भी हमने उसकी तस्वीरें देखी, आज भी दिख रहा है कि जो लोग हैं काफी उत्साहित है पीएम मोदी के नामांकन को लेकर, क्योंकि वाराणसी की जनता सिर्फ मात्र एक सांसद को नहीं चुनती बल्कि देश का नेतृत्व करने वाले चेहरे को चुनती है यहाँ पर। बिल्कुल रिया, देखिए जैसा मैंने कहा, और वाराणसी का वहां से चुनाव लड़ना केवल एक सीट का चुनाव लड़ना नहीं बल्कि वहां के जरिए पूरे देश में मैसेज देना है। वाराणसी की अपनी अध्यात्म एक उसकी वैल्यू है और लोग उसको जिस तरीके से वाराणसी से जुड़ते हैं तो उसका साफ तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा मिलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका फायदा मिलता है। और इसीलिए उन्होंने 2014 में ही वाराणसी की सीट को चुना था और उसके पीछे एक सदी हुई रणनीति थी कि उसके जरिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में जुड़ सकते हैं। और इसीलिए देखिए हमने 2014 के बाद में वाराणसी के अंदर व्यापक परिवर्तन भी देखे। लोग चूंकि वहाँ लाखों की संख्या में रोज पहुंचते हैं वहाँ पे बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, उन्होंने परिवर्तन देखा। तो जो विकास की बात बीजेपी कहती है उसको कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लोग महसूस कर पाए हैं, लोग उन्होंने देखा है, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो या फिर अन्य वहाँ के मार्गों की बात हो, जिस तरीके से विकास के कार्य देखने को मिले हैं। वाराणसी की एक बदली हुई तस्वीर 2014 के पहले भी हमने कई बार जो है वाराणसी गए हैं, वहां पर देखा है। तो उस समय की वाराणसी और आज की वाराणसी में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। आज की वाराणसी आधुनिक हो चुकी है, आज की वाराणसी जो है वो आज के समय के साथ में चल रही है, अपने अध्यात्म को साथ साथ लेते हुए आधुनिकता के साथ में नजर आती है। तो इन सब के पीछे की वजह है कि वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुना जाना और उनका चुने जाने के जरिए ही एक ये मैसेज है, और इसी का कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो कह सकते हैं कि सीधा जो फायदा है वो पार्टी को मिलता है। इसीलिए वाराणसी को चुना गया है। वाराणसी अध्यात्म की सबसे पौराणिक कह सकते हैं कि नगरी है
हर कोई वहां से भगवान शिव के साथ में सीधे तौर पर जुड़ता है और करोड़ों की संख्या में जो शिव भक्त हैं वो वाराणसी के महत्व को जानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री ने वाराणसी अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें, आधा चुनाव जो है संपन्न हो चुका है अब, क्योंकि 4 चरण जो है पूरे हो चुके हैं, अब बस 3 चरण जो है बाकी बचे हुए हैं। ऐसे में पीएम मोदी का आज का ये पूरा कार्यक्रम, गंगा आरती से शुरुआत, उसके बाद बाबा काल भैरव के मंदिर से वहां आशीर्वाद लेना बाबा काल भैरव का, उसके बाद थोड़ी देर में नामांकन। आपसे चर्चा जारी रखेंगे, आप बने रहिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामांकन करने वाले हैं, जिसके लिए पीएम सोमवार से ही वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं, जहां उन्होंने आज सुबह दशाश्वमेध घाट पहुंचकर मां गंगा की पूजा की। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं आप कि किस तरह से पीएम मोदी पहले मां गंगा की पूजा करने दशाश्वमेध घाट पहुंचे। वहां उन्होंने मां गंगा का दूध अभिषेक किया, आरती की, दर्शन पूजन किया और जय घोष। तो 4 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीरें हैं जहां पीएम मोदी ने अपने आज के कार्यक्रम की, अपने आज के दिन की शुरुआत यहां से की। मां गंगा की पहले पूजा अर्चना की, मां गंगा को नमन किया, उनका स्मरण किया, दूधाभिषेक किया, मां गंगा की आरती की, जय घोष आप देख सकते हैं और मां गंगा के आशीर्वाद को साथ लेकर आज नामांकन के लिए पहुंचेंगे पीएम मोदी। अब से कुछ ही देर में नामांकन करेंगे। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रियम पाठक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रियम, सबसे पहले आज के जो दिन की शुरुआत पीएम मोदी ने की, मां गंगा का आशीर्वाद लिया, उनको नमन किया, उनका स्मरण किया। और आज का दिन इसलिए भी प्रियम महत्वपूर्ण क्योंकि आज गंगा सप्तमी है, यानी आज ही के दिन मां गंगा पृथ्वी पर जो है आई थी। ऐसे में पहले पीएम मोदी ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया। अभी थोड़ी देर में काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे, वहां बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद नामांकन। रिया, देखिए बीजेपी में एक चीज पहले से कही जाती है कि वो हर एक काम को जब करते हैं तो उसमें मुहूर्त का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। बीजेपी इन चीज़ों में बहुत विश्वास रखती है और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने पहुंचे तो उसके पीछे भी उन सभी कह सकते हैं कि मुहूर्त जो है उसको देखा गया है। गंगा सप्तमी का आज अवसर है और उसके बाद भी जो समय है वो 11 से 12 बजे के बीच का है जब नामांकन पत्र वो अपना दाखिल करेंगे। तो उसमें भी मुहूर्त का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया ताकि उसका साफ तौर पर फायदा मिल सके। जो हम लोग विश्वास करते हैं सनातन धर्म के अंदर, जो उसके अनुयायी हैं वो उसका पालन करते हैं, तो ऐसे में उन पर उनका विश्वास बना रहे और कहीं से कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसके जरिए परिणाम पे उसका असर पड़े। तो इसीलिए कह सकते हैं मुहूर्त का विशेष तौर पर आज का जो दिन भी जो चुना गया है उसके पीछे की भी वजह है कि प्रियम, यानी तैयारियां पूरी है। कुछ ही देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन करेंगे और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए वाराणसी के रण में पीएम मोदी दिखेंगे। इसी के साथ प्रियम, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, मंत्री आलमगीर आलम पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। आलमगीर आलम को ईडी ने समन भेजा है। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम। ईडी जोनल कार्यालय में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। सचिव संजीव कुमार लाल के आमने सामने बैठाकर उनसे पूछताछ होगी। तो बीते दिनों हमने देखा था किस तरह से झारखंड सरकार में जो कैबिनेट मंत्री है आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव के एक स्टाफ के घर से 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई थी, जिसके बाद अब ईडी का शिकंजा आलमगीर आलम तक पहुंच चुका है। मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन किया है। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम और ईडी के जोनल कार्यालय उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनके जो निजी सचिव थे संजीव कुमार, उनके साथ आमने सामने बैठाकर ईडी पूछताछ करेगी। अजय कुमार पांडे हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, हमने देखा था किस तरह से आलमगीर आलम पर अब ईडी का शिकंजा जो है कसता जा रहा है। इससे पहले उनके जो सचिव हैं उनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उनको गिरफ्तार किया था और अब आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए बुलाया। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं और वो ईडी के सामना होगा और आज उनके जो निजी सचिव जो हैं संजीव लाल के सामने पूछताछ होगी। जो पिछले 6 तारीख को जो उनके आवास से, जो उनके निजी सचिव जो हैं उनके आवास से 35 लाख करोड़ से अधिक जो रुपये जो बरामद किए गए हैं उनसे संदर्भ में पूछताछ होगी।
क्योंकि आपको भैया मैं बता दूं कि इसके पिछले दिनों जो उनके निजी सचिव जो है संजीव लाल और उनके जो सेवक जो जहांगीर आलम, उन दोनों से इसके पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ के लेकर के कई कड़ी में पूछताछ हुई है। इसमें इस संदर्भ में पीएमएल रिपोर्ट में ईडी ने अपनी दखल जारी की है कि जो भी पैसे हुए हैं वो टेंडर मैनेज के पैसे हैं। मतलब इससे ये पैसा टेंडर मैनेज की मुख्य भूमिका में संजीव लाल ही थे और ये पैसे पूरे इकट्ठे कमीशन को कलेक्ट करके और वो फिर बाद में बंटवारा होता था। उस पैसे का जो है राजनेता से लेकर के उस तमाम अधिकारियों के पास पैसे पहुंचते थे। तो ये इन्हीं संदर्भ में आज ईडी ने मंत्री आलमगीर से आज पूछताछ करेगी, उनके सामने पूछताछ होगी। बिल्कुल, यानी कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम तक भी अब ईडी का शिकंजा पहुंच चुका है और आगे इस मामले में क्या कुछ होता है आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।